मेरी बेटी ससुराल में बहुत खुश थी। मैंने उसकी शादी बहुत अमीर घराने में की थी। एक रात अचानक वहाँ से फ़ोन आया कि आपकी बेटी मर गई है। मैं रोती रोती अपनी बेटी के ससुराल पहुँची। तभी एक नौकरानी आकर मेरे कान में बोली कि तुम्हारी बेटी जिंदा है, उसके चेहरे से कफन हटाकर देखो। जैसे ही मैंने अपनी बेटी के चेहरे से कफन हटाया तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि उसका चेहरा तो मैंने अपने घरवालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी पसंद से शादी की थी, क्योंकि जहाँ मेरे माता पिता शादी करना चाहते थे, मैं उस इंसान को पसंद नहीं करती थी और पूरी ज़िंदगी एक अजनबी इंसान के साथ गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। शादी वाले दिन जब मैं दुल्हन बनने के लिए पार्लर गई, तो मैंने पहले से ही तय कर रखा था कि मैं वहीं से भागकर अपने प्रेमी के साथ शादी कर लूँगी, और मैंने ऐसा ही किया। जैसे ही मैं तैयार होने के लिए पार्लर गई, मैं वहाँ से भाग गई और उस लड़के से शादी कर ली। मैंने हमेशा हमेशा के लिए अपने मम्मी पापा का घर छोड़ दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि अब उस घर की दहलीज पर माँ बाप और मेरे भाई कभी भी मुझे पैर नहीं रखने देंगे। इसलिए मैंने खुद ही उस घर को त्याग दिया। मेरा पति बहुत अच्छा और प्यार करने वाला इंसान था, मगर उसके मम्मी पापा ने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। हम दोनों ने अपना एक अलग छोटा सा आशियाना बना लिया। उसने मुझे ज़िंदगी की हर खुशी दी, मेरे लिए हर सुख सुविधा का इंतजाम किया। मैं भी उसे दिलो जान से चाहती थी और उसके साथ बहुत खुश थी। शादी के 2 साल बाद जब मुझे माँ बनने की खुशखबरी मिली, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। मैंने सबसे पहले यह खबर अपने पति के ऑफिस में कॉल करके उन्हें सुनाई। वह भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। अपने आने वाले बच्चे की खबर सुनकर वो उसी वक्त अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आने की बात कहने लगे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वह आज आखिरी बार घर आ रहे हैं। उसके बाद मैं कभी भी उन्हें देख नहीं पाऊंगी। काश मुझे पहले पता होता तो मैं उन्हें आने से रोक देती। वह दफ्तर से खुशी खुशी घर वापस आ रहे थे कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वह हमेशा के लिए मुझे छोड़ गए। यूं मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही बाप के साये से दूर हो गया और मैं भी भरी जवानी में ना सिर्फ विधवा हो गई, बल्कि दुनिया में अकेली रह गई। अपनों को तो मैंने पहले ही त्याग दिया था। गैरों के दर पर जाने वाला जमाना नहीं था। जवान औरत थी, क्या पता कब किसकी नज़र बदल जाती। समझ नहीं आ रहा था अब कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं। मेरे पति के दूर की एक रिश्तेदार थी, जिन्हें हम बुआ कहते थे। वह भी मेरी तरह इस दुनिया में अकेली थी। अपने सहारे के लिए बुआ को अपने पास ले आई। बुआ ने मेरा भरपूर साथ दिया। मेरे पति के मरने के 9 महीने बाद मैंने एक सेहतमंद बेटी को जन्म दिया। अब तो मेरी चिंता और भी ज़्यादा बढ़ गई। एक जवान अकेली औरत के साथ एक छोटी बच्ची भी आ गई थी, जिसके खाने पीने के साथ साथ उसकी पढ़ाई का और उसकी परवरिश का बोझ भी अब मेरे नाजुक कंधों पर आ पड़ा था। ऐसे में मेरी बुआ ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने मेरी बच्ची को घर पर संभाला और मैंने बाहर निकलकर अपने लिए कुछ काम तलाश करना शुरू कर दिया। जल्दी ही मुझे एक पास के ही स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई और मैं जैसे तैसे ज़िंदगी गुजारने लगी। मेरी बेटी बहुत सुंदर थी। मुझे कभी कभी उसकी सुंदरता से डर भी लगता था, क्योंकि गरीबों के घर में सुंदरता एक अभिशाप होती है। मैंने अपनी बेटी की परवरिश और शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया, कोई भी कमी नहीं छोड़ी। बेटी को जवान करने के बाद माँ होने के नाते मेरी आखिरी चिंता थी कि मेरी बेटी की शादी हो जाए। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी किसी अमीर घराने में हो, जहाँ उसकी बाकी की ज़िंदगी आराम और सुकून से गुजरे, क्योंकि मेरे घर तो राधिया को खुशी नसीब नहीं हुई थी। बहुत जोर तोड़ करके मैं उसकी पढ़ाई के खर्चे पूरे करती थी। मैंने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए स्कूल में सबसे बोल रखा था कि कोई अच्छा रिश्ता नज़र में हो तो ज़रूर बताना। एक दिन स्कूल में बैठी बच्चों की कॉपी चेक कर रही थी कि मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त ममता मेरे पास आई और मुझे बताने लगी कि उसकी बहन अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। घर बहुत ही अच्छा है, लड़का भी इकलौता है। मैं तो बस तुम्हारी बेटी का ही रिश्ता यहाँ पर करना चाहती हूँ। ममता ने इतने प्यार और विश्वास से कहा कि मैं भी खुश हो गई। वैसे भी वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। काफ़ी सालों से हमारा एक दूसरे के घर आना जाना भी था, इसलिए मैंने उसकी बात मानकर लड़के वालों को घर आने की दावत दे दी। उस दिन मेरे दिल को बहुत सुकून आया था कि अब मेरी बेटी जिस घर में शादी करके जा रही है, वो बहुत ही पैसे वाले हैं। और कुछ ही दिन में ममता की बहन हमारे घर आ गई। जब वह हमारे घर आई तो वह मेरी बेटी को पहली ही नज़र में पसंद कर ली और बहुत ही खुश नज़र आ रही थी। उसने मुझे सोचने का मौका ही नहीं दिया और मुझसे हाँ करवा कर ही दम लिया।
मुझे भी वह लोग बहुत सुलझे हुए और खानदानी लगे थे। मैं भी बहुत खुश थी। लड़के वालों ने जल्दी शादी करने पर जोर दिया, जिस पर मुझे कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि चंद मुलाकातों में ही लड़के को मैंने देख लिया था। लड़का मुझे बहुत पसंद आया। इस रिश्ते का सबसे बड़ा मेरा मकसद था कि लड़के का घराना बहुत छोटा था। लड़के के पिता भी इस दुनिया में नहीं थे, माँ और एक छोटी बहन ही थी, और दूसरा मेरी सबसे अच्छी दोस्त ममता की बहन का लड़का था। इसलिए मुझे विश्वास था कि घर बार बहुत ही अच्छा है, मेरी बेटी खुश रहेगी। मैं दिन रात लगकर अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी से अपनी बेटी की शादी की तैयारी करना शुरू कर दी। मैं शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। मैंने उसे सब कुछ जो एक माँ दे सकती है देकर अपने आशीर्वाद के साए में अपनी बेटी को विदा कर दिया। आज मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा ली है। हालांकि बेटी के जाने का दुख तो था, लेकिन इससे तो हर माँ को गुजरना पड़ता है। बेटी तो पराया धन होती है, उसे एक ना एक दिन पराये घर जाना ही पड़ता है। शादी के बाद मेरी बेटी 2-4 बार मायके आई थी तो उसके चेहरे पर सच्ची खुशी चमकती थी, जिससे मैंने अंदाजा लगाया था कि वह अपने घर में बहुत खुश है और सुकून से है। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मेरा सपना पूरा हो गया। मेरी बेटी की शादी एक अमीर घर में हुई। लेकिन एक बार जब मेरी बेटी मुझसे मिलने आई तो उसने मुझसे यह बात कहकर बेचैन कर दिया कि वह अपनी सास के साथ गांव में रहने जा रही है, क्योंकि उसके पति को काम के सिलसिले में बाहर भेजा जा रहा है और अब इतने बड़े शहर में सास और वह अकेले नहीं रह सकती, इसलिए अपने गांव के घर में जाकर रहेगी। मैं अपनी बेटी की जुदाई का सुनकर बहुत उदास हुई थी, क्योंकि मैंने कभी अपनी बेटी को खुद से इतनी दूर नहीं भेजा था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं दिल पर पत्थर रखकर उससे मिलने गई और वह भी मुझसे मिलकर खुशी खुशी सास के साथ गांव चली गई। मैं उसके जाने के बाद कुछ दिन तो बहुत उदास रही, मगर रोज वह अपनी खबर मुझे देती रही तो मेरी भी उदासी फिर खत्म हो गई। और एक दिन राध्या ने बताया कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैं रोज़ फ़ोन पर उसकी सारी खबर लेती थी, लेकिन कुछ समय के बाद उसका फ़ोन आना कम हो गया। हमेशा उसकी सास ही फ़ोन करके मुझे बताती कि उसकी तबीयत अच्छी है, अब वह पूरी तरह आराम करेगी, इसलिए मैं उसे कम उठाती हूँ, अभी वह आराम कर रही है, इसलिए आपसे बात नहीं कर सकती। मुझे अपनी बेटी की सास के बोलने के अंदाज में माँ जैसी मोहब्बत महसूस होती थी, तो मैं अपने भगवान का धन्यवाद करती कि मेरी बेटी को माँ जैसी सास मिली है। लेकिन एक रात एक ऐसी खबर आई जिसने मेरी दुनिया ही उजाड़ कर रख दी। एक रात मेरी बेटी के ससुराल से फ़ोन आया कि आपकी बेटी की अचानक तबीयत खराब होने से उसकी मौत हो गई है। मेरे लिए यह खबर किसी तूफान से कम नहीं था। मैं कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं रह गई थी। जब कुछ होश आया तो मैं चीखें मार मार कर रोने लगी। मेरी इकलौती बच्ची थी राध्या, उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कौन था। रोते रोते मेरी आवाज़ बंद हो गई, होठ सूख गए, अब तो गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मुझे तो अपनी बेटी के गांव का भी कुछ पता नहीं था। मुझे अपनी बेटी से मिलने जल्दी गांव पहुंचना था। मैंने अपनी दोस्त ममता को कॉल किया तो उसने मुझे बताया कि वह पहले ही गांव गई हुई है। मैंने उसे कहा कि मुझे कुछ तो अता पता दे दो, जिससे कि मैं आखिरी बार अपनी बेटी को देख सकूं। उसने मुझे अपनी जान छुड़ाने वाले अंदाज में गांव का पता बताया और जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। मैं तो अपनी बेटी के गम में रो रो कर बेहाल हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त मैं जैसे तैसे खुद को संभाल कर गाँव पहुँची। मैंने फ़ोन पर अपने समधन से खुशामद की थी कि मेरी बेटी का अंतिम संस्कार अभी ना किया जाए। मैं आखिरी बार अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी के घर पहुँच गई तो पूरा घर लोगों से भरा हुआ था, लेकिन एक बात हैरान कर देने वाली थी कि मेरी बेटी को एक अलग कमरे में रखा गया था। उसको एक मोटे से कंबल में लपेट कर रखा गया था। मैं अपनी बेटी से लिपट लिपट कर रोने लगी। पति के मरने के बाद वो ही तो मेरे जीने का इकलौता सहारा थी, अब वह भी मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं दहाड़े मार मार कर रो रही थी। कुछ औरत ने मुझे उससे अलग कराया और कहा, अब अंतिम संस्कार का समय हो गया है, आप हिम्मत रखो, जो दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। मेरी बेटी के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू होने लगी। मैं एक तरफ निढाल सी पड़ी हुई थी, तभी मुझे पानी पिलाने के बहाने एक नौकरानी मेरे पास आई। उसने मेरे कान में कहा कि आप अपनी बेटी के साथ उस कमरे में अकेले 10 मिनट तक रुको। नौकरानी की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। आखिर कुछ तो राज है मेरी बेटी की मौत का। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और राध्या की सास से कहा कि अब तो मेरी बेटी मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई।
मैं आप लोगों से एक विनती करती हूँ कि मुझे सिर्फ 10 मिनट के लिए अपनी बेटी के साथ अकेले कमरे में रहने दे। मैं कुछ समय सुकून से अपनी बेटी के साथ गुजारना चाहती हूँ। उसकी सास ने कुछ देर तक मुझे देखा और फिर कुछ सोचते हुए उन्होंने मुझे मेरी बेटी के कमरे में छोड़ दिया। सभी औरतों को कमरे से निकल जाने को कहा। अब मैं जोर जोर से अभी रो रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे मैं अपनी बच्ची को अपने सीने में छुपा लूं। तभी कमरे की पिछली खिड़की की तरफ से वही नौकरानी अंदर आई। मुझे इसी नौकरानी का तो इंतजार था, क्योंकि वही मुझे बता सकती थी कि इसकी मौत का क्या राज है। मैं जल्दी से उस नौकरानी के पास गई और उसे अपने पास बिठाकर कहा, प्लीज़ मुझे जल्दी बताओ, आखिर तुम मुझे क्या बताना चाहती थी। उस नौकरानी ने मेरे कान में कहा कि तुम्हारी बेटी जिंदा है। अगर यकीन ना हो तो तुम खुद चेक करके देख सकती हो। मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने दोबारा राध्या का चेहरा देखा। उसके होठ, उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। उसका पूरा शरीर ठंडा था। उसके जिंदा होने का तो कोई चांस ही नहीं था। लेकिन मैं नौकरानी की बात को तो झुठला नहीं सकती थी। कोई औरत भला इस नाजुक समय पर मजाक क्यों करेगी, वह भी एक माँ के साथ। मैंने दोबारा चेक किया। मैंने उसके होठों के पास अपने कान रख दिए। मुझे ऐसा लगा कि जैसे हल्की हल्की उसकी सांस चल रही है। नौकरानी सही कह रही थी, मेरी बेटी जिंदा थी। लेकिन मैं क्या करूं? जरूर यह लोग बहुत ही शातिर लोग हैं। उन्होंने मेरी बेटी को कुछ ऐसा खिला दिया है कि जिससे उसका पूरा शरीर ठंडा और नीला पड़ चुका था। लेकिन मैं क्या करूं? अपनी बेटी को इन शातिर लोगों से कैसे बचाऊं? मेरे पास अब वही नौकरानी थी जो मेरी मदद कर सकती थी। मैं जल्दी से उसके पास गई। उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मैंने कहा, प्लीज़ मेरी बेटी को बचाने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। साथ ही मैंने अपने गले से सोने का चेन उतार कर उस नौकरानी के हाथों में दे दिया। वह चेन मेरे पति की आखिरी निशानी थी, जो हर वक्त मैं अपने गले में पहने रहती थी। मैंने उससे कहा कि तुम मेरी बेटी को इस खिड़की के रास्ते से ले जाओ और उसे किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दो। वो नौकरानी, जिसका नाम सुमन था, उसने अपने जेब से एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन करके उसे कमरे की खिड़की के पास बुला लिया। 2 मिनट के बाद खिड़की के नीचे 2 औरतें खड़ी थीं। मैंने और सुमन ने राध्या को खिड़की से नीचे उतार दिया। वह दोनों औरतें उसको लेकर चली गई। राध्या की जगह मैं खुद कफन ओढ़ कर लेट गई। मैं चाहती तो मैं भी वहाँ से भाग सकती थी, लेकिन मैं नहीं भागी। मुझे अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं थी। मुझे सच जानना था कि आखिर इन लोगों ने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। सुमन ने मुझे बहुत समझाया कि आप भी यहाँ से भाग जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि यह लोग आपको कोई नुकसान पहुँचा दे। आपको सच्चाई जाननी है तो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। जब यह सब बातें हो रही थी कि बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई, तो सुमन ने मेरा चेहरा अच्छे से कफन से ढक दिया और सबसे कहा कि बहुरानी की माँ बहुरानी से आखिरी बार मिलकर खिड़की के रास्ते से चली गई है। सबसे पहले कमरे में राध्या की सास आई। वह सुमन से कहने लगी कि वो खिड़की से क्यों गई, दरवाजे से भी तो जा सकती थी। जिस पर सुमन ने कहा कि मालकिन, बहुरानी की माँ कह रही थी कि अब इस खानदान से मेरा कोई संबंध नहीं। इन्होंने मेरी बेटी का ध्यान नहीं रखा और वह मर गई। मैं अब इन लोगों का मुंह देखना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं खिड़की से जा रही हूँ। सुमन के मुंह से यह बात सुनते ही राध्या की सास ने मेरे बारे में उल्टे सीधे बोलना शुरू कर दिया। मैं हैरत से यह सब सुन रही थी। पहले तो मेरे मुंह पर कितना मीठा बोलती थी और मेरे पीछे अब जहर उगल रही है। मैं इंतजार में थी कि मुझे कुछ तो सुराग मिले कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, जिससे कि मैं इन लोगों के मुंह पर ही इनका तमाशा बना सकूं, इनको रंगे हाथ पकड़ सकूं। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और वह मेरे अंतिम संस्कार के लिए मुझे लेकर चल पड़े। मेरी चिता की तैयारी कर दी गई थी। अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं ऐसे ही लेटी रहती तो यह लोग मुझे चिता पर रखकर मेरी चिता को आग लगा देते। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं अपना दिमाग चलाने लगी। इतनी देर में लोगों ने मुझे चिता पर लिटा दिया और चिता को आग भी लगा दी। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि जितने भी लोग मेरे अंतिम संस्कार में आए हुए थे, सब एकदम से भाग खड़े हुए और तभी मुझे सुमन ने चिता से बाहर खींच लिया। अभी बाहर की लकड़ियों में ही आग लगी थी। सुमन मुझे खींचकर जल्दी से एक वीरान जगह की तरफ ले गई, जहाँ कोई आता जाता नहीं था। मैं उस समय बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसने मुझे जल्दी से पानी पिलाया और मुझे बताया कि मैंने ही फ़ोन करके कहा था कि बहुरानी का भूत मैंने कमरे में देखा है। उनकी आत्मा कमरे में घूम रही है। यही सब सुनकर वह लोग डर के मारे भाग गए थे। मेरी सांस थोड़ी मेरे कंट्रोल में हुई।
तो सुमन मुझे लेकर एक झोपड़ी में चली गई जहाँ उसने मेरी बेटी को रखा था। मैं सुमन के पैरों में गिर गई। उसने आज मेरी और मेरी बेटी दोनों की जान बचाई थी। मैंने सुमन से कहा, सुमन मुझे पूरी सच्चाई बताओ, यह लोग मेरी बेटी को क्यों मारना चाहते थे। फिर सुमन ने मुझे बताया कि बहन जी, जब से राध्या को उनकी सास लेकर आई थी तभी से मैं देख रही थी कि वो रोज़ दूध में कुछ मिलाकर राध्या को पिला रही थी। एक दिन मैंने पूछा तो मुझे डांट दिया और कहा कि यह तो मेरी बहू के होने वाले बच्चे की सेहत के लिए है। यह बहुत ही अच्छा पाउडर है, इसे पीने से मेरी बहू बहुत ही अच्छे सेहतमंद बच्चे को जन्म देगी। मैं चुप हो गई, लेकिन धीरे धीरे राध्या की तबीयत खराब रहने लगी थी और फिर एक दिन उन्होंने अपना बच्चा भी खो दिया। उस दिन मैं समझ गई कि जरूर दाल में कुछ काला है। वह कोई ताकत का पाउडर नहीं, कोई ऐसी दवा है जो अंदर ही अंदर राध्या को नुकसान पहुंचा रही है। बच्चा खो देने के बाद भी उनकी सास नहीं मानी और रोज वही पाउडर उनको पिला रही थी। मैं उसकी सास के इरादे भांप गई थी कि वह राध्या को भी मारना चाहती है। इसलिए मैंने अपने जानने वाली से एक जड़ी बूटी ली जिसे खाने से इंसान का शरीर ठंडा और नीला हो जाता है। देखने वाले को ऐसा लगता है कि जैसे इंसान मर चुका है, लेकिन इस जड़ी बूटी का इलाज कर दिया जाए तो इंसान की जान बच सकती है। राध्या की जान बचाने के लिए जहरीले जड़ी बूटी मैंने उनको पिला दी। जड़ी बूटी पीने से कुछ देर में राध्या का शरीर नीला और ठंडा पड़ गया। उनकी सास को लगा कि उसका नुस्खा काम कर गया और राध्या इस दुनिया से चली गई। सारी कहानी सुनाकर सुमन चुप हो गई। सुमन की कहानी सुनकर मेरी रूह कांप गई। इन लोगों को मेरी बेटी से क्या दुश्मनी थी? यह लोग मेरी बेटी को जान से क्यों मारना चाहते थे? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 10 दिन तक मेरी बेटी का इलाज सुमन करती रही, रोज जड़ी बूटी पीसकर पिलाती रही। जब राध्या बिल्कुल ठीक हो गई तो रात के अंधेरे में मैं उसे लेकर अपने घर आ गई। मैंने अब तक उसे छुपाकर ही रखा था, किसी को नहीं बताया था कि मेरी बेटी जिंदा है। मैं ठंडे दिमाग से सोच रही थी कि अब आगे मुझे क्या कदम उठाना है। मैंने राध्या को सारी बात बताई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वह बहुत देर तक मेरे घुटनों में सर रखकर रोती रही। फिर कहने लगी, मेरी सास ने तो कभी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, हमेशा मुझे बेटी की तरह प्यार किया, लेकिन मेरी तबीयत खराब होने लगी थी और मैंने अपना बच्चा भी खो दिया। ऐसी हालत में भी मेरी सास ने मेरा बहुत साथ दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस दूध को मैं अमृत समझकर पी रही थी वही दूध मेरी जिंदगी लेने वाला था। मैंने तो पंकज को दिलो जान से प्यार किया था, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मम्मी मुझे लगता है कि वह इस सब में शामिल नहीं है। मुझे उनको कॉल करना चाहिए, लेकिन मैंने राध्या को रोक दिया। मैं अभी पूरी तरह से श्योर नहीं थी कि पंकज राध्या को प्यार करता है या नहीं। इस पूरी साजिश में हो सकता है कि उसका भी हाथ हो। एक दिन मैं मार्केट गई हुई थी तो मैंने कुछ ऐसा देखा कि मैं हैरान हो गई। मैंने वहाँ पंकज को देखा। वह किसी लड़की के साथ हाथों में हाथ डालकर घूम रहा था। उसके चेहरे पर चमक दिखाई दे रही थी। राध्या के मरने का कोई गम उसके चेहरे पर नहीं था और पंकज की यह खुशी देखकर मुझे समझते देर नहीं लगी कि वह भी इस सब में शामिल है। अब मैं और चुप नहीं बैठ सकती थी। मैं उन लोगों को यूं खुला नहीं घूमने दे सकती थी जिन्होंने मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की। मैं सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गई और सारी कहानी पुलिस के सामने सुना दी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और मैं पुलिस के साथ पंकज के गांव पहुंच गई। पहले तो पंकज की माँ मुझे इस तरह पुलिस के साथ देखकर चौंक गई, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल लिया। पुलिस ने जब उनसे पूछा तो वो साफ मुकर गई। कहने लगी, मैं तो अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी, उसकी बहुत देखभाल करती थी, उसकी मौत नेचुरल थी, हमने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। गांव वालों ने भी गवाही दी थी कि पंकज का परिवार बहुत अच्छा है, पूरे गांव की मदद करता है, वह किसी की जान नहीं ले सकता। लेकिन पुलिस ने किसी का विश्वास नहीं किया और पूरे घर की तलाशी लेने लगी। और फिर राध्या की सास के कमरे में वह दवा मिल गई जो वह राध्या को रोज पिलाती थी। वो उस दवा को अभी तक फेंक नहीं पाई थी। शायद उन्हें विश्वास था कि उनसे सवाल जवाब करने कोई नहीं आएगा। पुलिस इन सब लोगों को अरेस्ट करके थाने ले आई, जहां पर पुलिस ने सबकी अच्छे से खातिरदारी की और पुलिस की मार से पंकज की मां ने सारा सच उगल दिया कि हाँ, हम लोगों ने ही राध्या और उसके बच्चे की जान ली है और यह सब उनके प्लान का एक हिस्सा था। और अब पंकज की मां ने पूरी कहानी सुनाई तो मैं कांप कर रह गई थी। 25 साल पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो गए थे। पंकज की मां ने बताया कि 25 साल पहले जब तुम्हारा रिश्ता मेरे भाई के साथ हुआ था तो उस समय हम सब बहुत खुश थे। बहुत मुश्किलों से हमारा भाई शादी के लिए राजी हुआ था। हमारा इकलौता भाई था, उसकी खुशियां हमें बहुत प्यारी थी। मेरे भाई ने तुम्हें कहीं देख लिया था और तुम्हारे प्यार में पागल हो गया था।
उसने कहा, अगर शादी करूँगा तो इसी लड़की से, वरना नहीं करूँगा। और फिर भाई के साथ तुम्हारा रिश्ता भी हो गया था। भाई दिन रात तुम्हारी बातें करता था, लेकिन तुम भाई को बिल्कुल भी घास नहीं डालती थी, उसे इग्नोर कर देती। और एक दिन जब भाई ने तुम्हारे हाथों में अंगूठी पहनाकर तुम्हारे हाथों को चूम लिया था, तो तुमने भाई के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रख दिया था और कहा था कि तुम भाई से नफरत करती हो और किसी और से प्यार करती हो और मेरे भाई से शादी नहीं करना चाहती। बस यही सदमा मेरे भाई को ले गया और उसने अपनी जान ले ली। हम बहनें यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। मैं और ममता ने उस समय तय कर लिया था कि हम अपने भाई का बदला लेकर रहेंगे। तुमने तो भागकर अपने आशिक के साथ शादी कर ली थी और मेरा भाई इस दुनिया से ही चला गया था। हम अपने इकलौते भाई का दर्द भूल नहीं पा रहे थे। मेरी बूढ़ी माँ भी मेरे भाई के गम में चल बसी। और फिर तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे पति का जो एक्सीडेंट हुआ था, वह एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। तुम्हारे पति को मारने के बाद भी हमें सुकून नहीं मिला था। हम तुम्हें पल पल मरता तड़पता देखना चाहते थे। तुम्हारे पास एक आखिरी खुशी थी, तुम्हारी बेटी। हम उसे भी छीन लेना चाहते थे। इसलिए ममता ने तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाई और फिर मैं तुम्हारी बेटी से पल पल बदला लेने लगी। राध्या की सास के मुंह से यह बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने पति को याद करके मैं बिलख बिलख कर रोने लगी और तभी सुमन मेरी बेटी को ले आई। उसको जिंदा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने सारी कहानी पुलिस के सामने रख दी कि कैसे मैंने अपनी बेटी की जान बचाई। पुलिस ने उन लोगों को जेल में डाल दिया और उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की। कुछ दिन बाद ही मैंने पंकज और राध्या का तलाक करवा दिया। मेरी बेटी उनके चंगुल से छूट गई थी, लेकिन मेरे निर्दोष पति बिना किसी गलती के ही इस दुनिया से चले गए। यह दुख मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया, क्योंकि अगर मैं टूट जाती तो फिर राध्या को कौन संभालता। उसका तो सब कुछ बर्बाद हो गया था। उसने तो अपने पति को सच्चे दिल से प्यार किया था। मैं हर वक्त राध्या को खुश रखने की कोशिश करती हूँ। धीरे धीरे वह संभलने लगी और उसने एक नौकरी कर ली। अब हम माँ बेटी की जिंदगी पटरी पर लौटने लगी थी। मैं राध्या से जिद करती हूँ कि वह दूसरी शादी कर ले, लेकिन वह नहीं मानती है। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब वो मेरी बात मानकर अपना घर फिर से बसा लेगी।